हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हालत। उत्कर्ष बेटा, कैसी थी बर्थडे पार्टी? खूब मजे किए ना? हाँ मम्मी। तो फिर इतने सैड क्यों लग रहे हो? रीचा ने अपने बेटे से पूछा। मम्मा, मेरे दादाजी दादी जी कहाँ हैं? मुझे भी अपने दादाजी दादी जी के साथ रहना है, उनके साथ खेलना है, कहानियाँ सुननी है, पार्क जाना है। आज पता है ऋषभ के दादाजी ने कितनी मज़ेदार कहानी सुनाई। उसकी दादी जी ने बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया। मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आया। मुझे भी अपने दादाजी दादी जी चाहिए। ऋचा की गोद में सिर रखते हुए उत्कर्ष ने कहा। यह सुन ऋचा की आंखें भर आईं, क्योंकि ऋचा और उसके पति विक्रम दोनों ही अनाथ थे। बेटा, यह पॉसिबल नहीं है। अपने आंसू छुपाते हुए ऋचा बोली। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब सबके पास दादाजी दादी जी हैं तो मेरे पास क्यों नहीं? उत्कर्ष हर बात के लिए जिद नहीं करते। चलो अब सो जाओ। बात आई गई हो गई। कुछ महीने बीत गए। उत्कर्ष का बर्थडे आने वाला था। बेटा, आपको अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? उसके मम्मी पापा ने उससे पूछा। मम्मा पापा, मुझे दादाजी दादी जी चाहिए। उत्कर्ष, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। बेटा, मैंने बताया था ना कि यह पॉसिबल ही नहीं है। ऋचा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। वह सब मुझे नहीं पता। मुझे दादाजी दादी जी चाहिए, नहीं तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। कहते हुए उत्कर्ष रोते रोते चला गया। हद होती है जिद की। जब वह है ही नहीं तो कहाँ से लाएं? विक्रम ने लाचारी से कहा। विक्रम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम ओल्ड एज होम में उत्कर्ष का बर्थडे मनाएं। वहाँ उसे एक नहीं अनेकों दादाजी दादी जी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा और वे सब भी खुश हो जाएंगे। बात तो सही है। बर्थडे वाले दिन वे उत्कर्ष को लेकर ओल्ड एज होम गए। उत्कर्ष, देखो यहाँ कितने सारे दादाजी दादी जी हैं। सबको प्रणाम करो। उत्कर्ष ने सबको प्रणाम किया। उन सबके साथ खूब मस्ती की, ढेरों कहानियाँ सुनी और केक भी काटा। कटिंग के बाद जब उत्कर्ष के मम्मी पापा सबको केक दे रहे थे तो एक बुजुर्ग ने कहा। बेटा, थोड़ा सा केक उस कमरे में मिस्टर और मिसेस वर्मा को भी दे देना। अंकल, वे बाहर नहीं आए? विक्रम ने पूछा। नहीं, वे किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होते हैं, बस कमरे में ही रहते हैं। यह सुन विक्रम उत्कर्ष और ऋचा के साथ उन्हें केक देने गया। वहाँ वर्मा जी को देखते ही वह उनके पैरों में गिर पड़ा। मास्टर जी, आप यहाँ इस हालत में? कौन कौन है भाई? अपने टूटे हुए चश्मे को किसी तरह आंखों पर टिकाते हुए वर्मा जी ने पूछा। मास्टर जी, मैं विक्रम, आपका छोटू। अरे छोटू, जीते रहो बेटा। अब आंखों से ठीक से दिखता नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। कैसा है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ। यह आपकी बहू और पोता, पर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बेटा, पुराने और टूटे फूटे फर्नीचर की किसी को जरूरत नहीं होती। बेटा, बहू घर बेचकर विदेश चले गए और हमें यहाँ भेज दिया। ठीक ही किया। यहाँ हम उम्र साथियों के साथ मन लगा रहता है। हम बूढ़े बुढ़िया का है ना वरमाइन। दर्द भरी हंसी हंसते हुए मास्टर जी ने कहा। उन्हें ना होगी, पर मुझे बहुत जरूरत है आपकी। मैं तो झांसी भी गया था आपको खोजने, लेकिन आपका ट्रांसफर हो गया था और किसी के पास आपका कोई अता पता नहीं था। अब मिल गए हैं तो जाने ना दूंगा आपको। बच्चों की तरह उनकी गोदी में सिर रखकर रो पड़ा विक्रम। उत्कर्ष बेटा, आपके दादाजी दादी जी मिल गए। आज आपके पापा जो कुछ भी हैं इन्हीं की वजह से हैं। पता है ऋचा, जब मैं झांसी में मजदूरी करता था तो मास्टर जी की क्लास की खिड़की से झांक कर पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि स्कूल कहाँ से जाता। बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ होता था। एक दिन मास्टर जी ने मुझे खिड़की से झांकते हुए पकड़ लिया। मुझे तो लगा कि बहुत पिटाई होगी, लेकिन मास्टर जी ने ना सिर्फ मुझे फ्री में पढ़ाया बल्कि सरकार से वजीफा भी दिलाया। आज इनकी वजह से ही सड़क पर मजदूरी करने वाला लड़का डॉक्टर विक्रम के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनते ही ऋचा उनके कदमों में झुक गई। घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, हम यही ठीक हैं। ठीक है दादाजी, यदि आप नहीं चलेंगे
तो मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। मास्टर जी की गोद में बैठते हुए उत्कर्ष बोल पड़ा। उत्कर्ष की बात सुन मास्टर जी अपने आप को नहीं रोक पाए और उनके साथ जाने को तैयार हो गए, इस शर्त के साथ कि वे उन दोनों का खर्चा अपनी पेंशन से वे खुद उठाएंगे। अपने स्वाभिमान से वे कोई समझौता नहीं करेंगे। उनकी इस शर्त पर विक्रम नतमस्तक हो गया और भरे गले से इतना ही बोल पाया, मास्टर जी आप मेरा अभिमान थे, है और सदा रहेंगे। जैसा आप चाहेंगे आपका छोटू वैसा ही करेगा। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।